लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, उन संस्थाओं को खत्म कर दिया गया, उसके पावर को सीज कर लिया गया, उसका दुरुपयोग किया गया, डराया। इतनी ऊब गई, खासकर जिन नारों से वो नैरेटिव सेट करके हम आए थे 14 में, वही नारे बिल्कुल इतर हो गए, उनके विपरीत। यहाँ पर निकला था, रोड शो हुआ था, उसमें योगी जी नहीं थे, तो इस बार क्यों हैं? पहला प्रश्न तो हमारे मन में यही उठ रहा है। के साथ तो चाय पे चर्चा आपने बहुत सारी देखी होगी। आज हम वाराणसी की जनता के साथ चाय पे चर्चा करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं 80 घाट की फेमस चाय की दुकान यानी पप्पू चाय की दुकान पर, जहां पे आप देख सकते हैं लगातार लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। जो जनता है वो यहाँ बैठी रहती है और पॉलिटिक्स यानी कि जो राजनीति है वो यूपी वालों के रग रग में समाई है। तो आज जानते हैं कि यहाँ की राजनीति या राजनीति जो है वो कैसी चल रही है। नमस्कार सर, क्या लगता है जो कल के बाद शाम को जो रोड शो हुआ उसके बाद आज सुबह का माहौल कैसा है बनारस में? देखिए, बनारस में ये 80 की अड़ी, उसमें भी पप्पू की चाय की दुकान, और ये कोयला जल रहा है, चाय बन रही है। तो कोयला जब जलता है तो उससे आग निकलती है, तो यहाँ आग पर विचार पकता है, लेकिन कोयले से धुआं भी निकलता है। इस बार धुआं ज्यादा दिख रहा है, आग कम दिख रही है। तो ये फर्क दिख रहा है बनारस में। और धुआं पिछली बार की हिसाब से इस बार आग की लपटें कम है बनारस में भी, हिंदुस्तान में तो कम है ही, बनारस में भी आग की लपट कम है, धुआं ज्यादा है। और धुआं की समस्या यह होती है कि चीजें साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं, इसलिए जबरदस्त एक कंफ्यूजन है आंखों। हाँ, क्या लगता है जो कल के माहौल के बाद भी लोग कह रहे थे कि जो है मोदी जी के और योगी जी के मुख पर टेंशन का माहौल था, क्या शायद वो जो भीड़ की कमी थी या लोगों का जो उन्होंने एक विश्वास जीता था पिछली बार, वो इस बार कुछ कम दिख रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि गोबरजीवी और बुद्धिजीवी में फर्क हुआ करता है, और मैं अपने को गोबरजीवी नहीं बुद्धिजीवी मानता हूँ। 19 का भी यहाँ पर निकला था, रोड शो हुआ था, उसमें योगी जी नहीं थे, तो इस बार क्यों हैं? पहला प्रश्न तो हमारे मन में यही उठ रहा है। दूसरा, अब गर्मी के कारण पसीना वगैरह होना तो अलग बात है, लेकिन 19 की अपेक्षा भीड़ कम थी, और बहुत कम भीड़ थी वो 19 की अपेक्षा। उससे भी लग रहा है कि ऐसा क्यों? वो इनका संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी का 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं यहाँ पर, और बनारस के लिए डेवलपमेंट किया है, उसके बावजूद ऐसा क्यों? तब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो देश के सवाल हैं, समस्याएं हैं, ये समस्याएं बनारस की जनता की भी हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों का प्रश्न है, महिलाओं का प्रश्न है, सुरक्षा का प्रश्न है, और जो जुमले बताए गए थे, 15 लाख आ रहे हैं, 2 करोड़ को नौकरी मिलेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ ये पूर्वांचल है, सबसे ज्यादा आर्मी में और सेना में यहीं से नौकरियां जाती हैं। गाजीपुर वगैरह से, गहमर एक गांव है, वहां से बहुत संख्या में नौजवान जाते हैं। जो अग्निवीर आया है, या जो ठेकेदारी प्रथा में देशभक्ति को बदला गया है, तो ये सब भी एक असर है, जबरदस्त असर। तो क्या बहुत जल्दी कर दी मोदी जी ने 400 पार का नारा देकर, कि उनको अंदाजा नहीं था कि ये माहौल बन जाएगा और 400 पार उन्होंने पहले बोल दिया? देखिए, राजनीति प्रेडिक्शन है, ये पूर्वानुमान है मौसम की तरह। बादल लगेगा, बरसेगा कि नहीं बरसेगा, न किसान को पता है, न ज्योतिषी को पता है, न मौसम वैज्ञानिक ठीक बता सकता है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि हर पार्टी को उन्होंने गलत नहीं किया है, ये राजनीति में कॉन्फिडेंस ही उसको आगे ले जाता है। तो एक नेता का ये काम है कि हमेशा अपने गोल को आगे रखना, बल्कि हर व्यक्ति ये रखता है, तो गोल को उन्होंने रखा ही बुरी बात नहीं है। लेकिन आपने इस बार ये ध्यान देना बंद कर दिया कि 400 पार, और वो कहीं नहीं बोल रहे हैं। शुरू में उन्होंने कहा था, लेकिन अब उन्हें भी अंदाजा लग रहा है। आपने स्वयं कहा कि उनके चेहरे पे जो परेशानी, थकान सब है, तो धीरे धीरे चीजें साफ हो रही हैं, बादल छट रहा है, धुआं छट रहा है, और तब वे ये समझ रहे हैं कि अब नाव हिल रही है, डुल रही है। राम जी इस बार नैया पार लगाएंगे, लग पाएंगे कि नहीं, केवट का साथ भले मिल जाए, लेकिन संकट तो है। इंडिया अलायंस का क्या आपको क्या लगता है कि जो इस बार उन्होंने चुनाव में एक देखने को मिला है कि ज्यादा जो है जोर लगाया गया इंडिया अलायंस की तरफ से, तो इस बार यूपी में जो पिछली बार जैसे कांग्रेस की अगर बात करें तो यूपी में उनका दबदबा काफी कम हो गया था, क्या इस बार वो उभरेगा और देखने को मिलेगा कि हाँ वापस से कांग्रेस उभर के आ रही है, वो पहले वाली कांग्रेस? देखिए, अभी तक जो सर्वेक्षण से चीजें साफ होकर आई हैं कि पिछली बार से बिल्कुल यूपी अलग जा रहा है।
पिछली बार जो सीटें आई वो 62 के आसपास सीटें आई थी। तो इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो केमिस्ट्री बनी है, वह केमिस्ट्री आने वाले लंबे समय तक यूपी को प्रभावित करने जा रही है। और केमिस्ट्री यह है कि जितने तरह के अंतर्विरोध थे सामाजिक मसले पे, वो अंतर्विरोध दोनों के मिलने से न्यूनतम हो गए हैं और इसी कारण से सीटों की संख्या बड़ी होने जा रही है, इस बार ज्यादा होने जा रही है। यहाँ तो क्या लगता है ये जो अभी इंडिया अलायंस के बीच में मेल जोल चल रहा है, जो आपसी जो बैर भुला करके वो साथ है, अगर वो मान लीजिए उनकी सरकार बनती है, इंडिया अलायंस आता है सरकार में, तो आपको क्या लगता है कि फिर वहां पे ये जो बैर है उनके बीच में फिर आ जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उनके इंडिया अलायंस में वो साफ नहीं हो पा रहा है अभी भी। देखिए, सवाल प्रधानमंत्री बनने बनाने का अब नहीं रहा है हिंदुस्तान में, सवाल पार्टियों के लिए कुछ और हो गया है। ये जितनी पार्टियां विपक्ष की हैं, इनके अस्तित्व का पहले अस्मिता की लड़ाई थी, क्योंकि इनकी अपनी पहचान थी, शक्ति थी और ये छत्रप थे। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी पहचान छीन ली है, इनका अस्तित्व खतरे में है और डर भय और अपनी पांव के नीचे की जमीन के खिसकने का इनको डर है। इसलिए इस बार ये जो तमाम पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, कहीं नहीं हिलेंगी और साथ रहेंगी। एक संकट तो ये है और दूसरा यह भी है कि जो जनता के प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, उस प्रॉब्लम्स को अगर ये गठबंधन केंद्रीय स्तर पर हल नहीं करते हैं तो स्थानिक स्तर पर इनको जनता फिर नकार देगी। इसलिए पुरानी चीजें अभी नहीं दोहराई जाएंगी और मजबूती से ये रहेंगी। क्या इतना मतलब भारतीय जनता पार्टी में इतना दम था कि उन्होंने 10 साल में जो 70 साल का अस्तित्व था वो खत्म कर दिया? ऐसा नहीं है, अस्तित्व खत्म नहीं कर दिया है 70 साल का। या जो मीडिया मैनेजमेंट है और ये चुनाव जो चल रहा है ये अमेरिकन नीति पे चल रहा है। तो अब यहाँ हुआ क्या है कि बाजार, मार्केट, विज्ञापन का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पे चुनाव हो रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है। एक दूसरा जो है, जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उन संस्थाओं को खत्म कर दिया गया, उसके पावर को सीज कर लिया गया, उसका दुरुपयोग किया गया, डराया गया, धमकाया गया और कानूनी कार्रवाई की गई। इन सब कारणों से विपक्ष कमजोर लग रहा है, मीडिया में कोई जगह ही नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये सोशल मीडिया का और साइबर मीडिया का प्लेटफॉर्म का दौर है। समानांतर बड़े बड़े पत्रकार और उससे छोटे छोटे कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में चैनल आ गए हैं सोशल मीडिया पर, वो परसेप्शन बना रहे हैं, ओपिनियन बना रहे हैं और जनता अब सही और गलत का फर्क चुन रही है। तो इसलिए चीजें अब साफ हो गई हैं। सर आप बताइए, जैसे कि अभी देखा हमने कि राहुल गांधी ने जो है नामांकन किया रायबरेली से। अमेठी जो है कांग्रेस की खानदानी सीट मानी जाती है, जहां से उनके जो पहले दादा बाबा सब ने लड़ाई की है। उसके बाद राहुल गांधी ने अमेठी की सीट छोड़कर रायबरेली चुना। क्या ये सेफ जोन नहीं है कि हाँ ये सीट तो हमारी निकल जाएगी, अमेठी छोड़ देते हैं? हर दल का नेता एक सेफ जोन ढूंढता है, चाहे वो बीजेपी हो। नरेंद्र मोदी खुद ही लड़े थे 2 जगह से, तो वो सेफ जोन, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो लड़े थे, तो एक सेफ जोन हर एक लीडर ढूंढता है। और आपने एक प्रश्न इनसे किया था कि क्या 70 साल के उस अस्तित्व को मिटा दिया गया है 10 वर्षों में? नहीं, नरेंद्र मोदी साहब के जो या मीडिया के द्वारा सारे जो एक नेक्सस था, जिसमें बड़े बड़े कारपोरेट घरानों का एक नेक्सस था, इन लोगों ने प्रयास जरूर किया, लेकिन और लोगों को विवश कर दिया कि कांग्रेस के उस जटिल 70 बरस में 55 साल के कठिन परिश्रम के द्वारा जो देश एक दरिद्रता से उबर के 3 ट्रिलियन एसेट के तरफ बढ़ा, तो ये विवश हो गई सोचने पे कि ये प्रेशर ही सोचने पे मजबूर कर दिया कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। तो साफ साफ दिखने लगा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है जो कांग्रेस के द्वारा हुआ है। जो ये इन्होंने कहा साफ साफ कि ये आज ही पैदा हुआ है। बहुत सारे मैं वीडियो में देखा, बड़े बड़े विद्वानों का इरिटेट होके बोल रहे हैं कि पहले तो हम 14 के पहले गोबर खाते थे, बहुत सारे पत्ता पहन के घूमते थे, हमारा जन्म ही 14 में हुआ। तो इस तरह का इरिटेशन उनका बयान है कि 14 के बाद आजादी मिली है, 14 के बाद आजादी मिली है, जबकि मेरी आजादी खंडित हुई है।
हमारे सामाजिक संक्रमण इतने बढ़े कि हमारे हिंदुत्व को भी, हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जैसे बीजेपी का ये कहना है कि हम टोटल 100% हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्थाओं में हमारा बटा हुआ समाज है। हम एक जगह ज्यों ही इलेक्शन खत्म होता है अछूत कह के दूसरी जातियों को घृणा के भाव से देखते हैं, तो बहुत सारे संक्रमण इधर बीच डेवलप हुए हैं। हम हिंदुत्व में ही बहुत सारे शंकराचार्यों ने मंदिर का विरोध किया, हमारे समाज में बहुत सारे हिंदू के ही लोगों ने राम पे प्रश्न चिन्ह उठाया कि अरे वो अपनी पत्नी को छोड़ दिए। इस तरह की बातें कैसे होने लगी? हम तो राम के प्रति बहुत आस्थावान थे। हम आपके पहले मंदिर के मुद्दे से पहले ही राम को बहुत बहुत आदर और सत्कार में पूजा करते थे। जैसे लोगों का कहना है कि राम मंदिर, लोगों की जो आस्था है राम मंदिर के प्रति वो बहुत बड़ी है और उसके लिए काफी संघर्ष हुए हैं। देखिए, आस्था को जागृत करना लोगों का फायदा उठाने की बात थी, वो आस्था बढ़ाने की बात नहीं है। आप ही की आस्था कितनी है? आप ही की अगर आस्था होती तो परंपरागत तरीके से आपने बहुत सारा चीज कंप्लीट होने के बाद ही करते। आपको उसका बेनिफिट उठाना है, ये एक्सपोज हुआ। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने क्यों नहीं कर दिया पहले? अरे उन्होंने कर दिया, वो एक प्रक्रिया के तहत हुआ। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। हम कांग्रेस के से बहुत नफरत करते थे। एक होता है राम को जीना, एक होता है राम के वजह से जीना। राम को व्यापार बना के, राजनीति का हथियार बना के और जीवन जीना और राजनीति करना, इसमें बड़ा अंतर है। राम को जीने का होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि एक बहुत बड़ा जो बयान सामने आया है कि राम को मानना और राम को व्यापार बनाना दो अलग अलग चीजें हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने राम को व्यापार बना दिया है। तो ये जो दो बात है, जहाँ लोग कहते थे कि वाराणसी की जो जनता है वो तो पूरी तरह से समर्पित है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, लेकिन इस बार एक जो आग है वो भड़कती हुई दिख रही है बीजेपी के लिए या फिर कहे मोदी जी के लिए। तो देखना होगा कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो किस ओर आएंगे, लेकिन अभी माहौल काफी गर्म है चाय की तरह। आगे के लिए जुड़े रहे द पिलर के साथ।